अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बेटर होंगे और पढ़ते रहेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ द रेवोल्यूशन बैच 1.0। ठीक है, आज का दिन आपके पास बायोलॉजी के अंदर डे नंबर 5 है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कल हमने रिवाइज कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, देखिए कुछ वायरस आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे हैं जो कि कुछ एनवलप होते हैं, कुछ नॉन एनवलप होते हैं। अब ये फर्स्ट एमसीक्यूज आया था जो कि सिंध के अंदर मोस्टली दाव लेती थी, एक करप्ट यूनिवर्सिटी दाव लेती थी। तो उस यूनिवर्सिटी ने लिया था जो कि फर्स्ट एमसीक्यूज था एनवलप के बारे में। दैट मीन्स ऐसे एमसीक्यूज भी एमटीकेट में आते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें कवर करनी है। देखें, इस ईयर कोई भी हमें रिस्क नहीं लेना कि यहाँ से आएगा यहाँ से नहीं आएगा। और आपको कुछ यूट्यूब पर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, दैट इज एनवलप्ड वायरस। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड के अंदर हम प्रैक्टिस भी करेंगे एमसीक्यूज की। कोई भी आपके पास जो एनवलप्ड वायरस का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ आती है? उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है, लाइक आपके पास हम एचआईवी को लेते हैं, ठीक है। आपके पास ये क्या आ गया? ये आपके पास आ गया एचआईवी। अब इस एचआईवी में क्या होता है आपके पास? यहाँ पर आपको मैंने उसी दिन भी बताया था, इस ईयर भी आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपको मिलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स, ठीक है। अब ये क्या-क्या काम करते हैं वो भी आज के लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले आपके पास इसके अंदर होता है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ठीक है। तो कोई भी आपके पास सिमिलर वायरस होता है तो उसके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं। ये यहाँ पर एल नहीं आएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद इसके अंदर होता है आपके पास एनवलप। क्या होता है? एनवलप। अब सर एनवलप क्या होता है? एनवलप जो होता है ना इसके अंदर, वो आपके पास लिपिड लिपोप्रोटीन की बायलेयर होती है। लिपोप्रोटीन की क्या होती है? बायलेयर होती है। उसके अलावा फिर क्या आता है आपके पास इसके अंदर? फिर इसके बाद इसके अंदर आता है आपके पास कैप्सिड, ठीक है। ये बेसिक रोड मैप है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको कुछ ऐसे एमसीक्यूज करवाऊंगा जहाँ पर मैं आपको वायरस के शेप प्रोवाइड करूंगा। वहां पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर ए क्या शो कर रहा है, बी क्या शो कर रहा है। एनवलप के बाद क्या होता है इसके अंदर? कैप्सिड होता है। कैप्सिड आप सबको पता है क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है। कैप्सिड के बाद क्या होता है? कोर होता है। कोर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इसमें आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक आपको रोड मैप आना चाहिए। कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड से प्रोटीन कोट होता है। कोड के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आपके पास दो चीजें आती हैं, एक जीनोम और दूसरा एंजाइम्स, ठीक है। ये दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इसको अच्छे से देख लें। आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ठीक है। कोई भी एनिमल वायरस दिया हो तो उसका बेसिक चीजें आपको ये रोड पे पाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एचआईवी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। उसके बाद होता है एनवलप। एनवलप क्या होता है? लिपोप्रोटीन की बाइलेयर होती है। एनवलप के बाद होता है कैप्सिड। कैप्सिड के बाद क्या होता है? कोर होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद चलते हैं हम फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। उसी दिन भी बताए थे, क्योंकि एचआईवी के अंदर हमें डिस्कस करना है, तो दैट्स वाई मैं अभी से ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पर बता दूं। फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन लेके इसका जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है रिकग्नाइजेशन के अंदर, ठीक है। रिकग्नाइजेशन। रिकग्नाइजेशन क्या होता है आपके पास? अगर आपकी बॉडी के अंदर 10,000 सेल हैं, लाइक 10,000 लेते हैं डब्ल्यूबीसी, वैसे बहुत से होते हैं, ठीक है। अब 10,000 सेल में से किसके पास ये एचआईवी जाएगा? वो कौन देखेगा? आपके पास इसके स्पाइक्स देखेंगे, ठीक है। उनके स्पाइक्स में कोई खास चीज होती है जो कि वही चीज आपके पास कहाँ पर होती है? उस होस्ट सेल के स्पाइक्स पर होती है। तो जब दोनों आपके पास सेम होते हैं तभी जाकर वो उस होस्ट सेल से क्या करेगा? अटैच करेगा। दैट मीन ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स भी आपके पास रिकग्नाइजेशन के अंदर काम आते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक होस्ट सेल।
आगे चले। आगे आपके पास इसकी जो फंक्शन आता है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स का, वो होता है आपके पास अटैचमेंट के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है, वो होस्ट सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो ये भी आप इसके अंदर नोट कर लें, क्या बताया मैंने अटैचमेंट के अंदर। बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, लास्ट फंक्शन इसका भी इसके अंदर होता है एंट्री के अंदर। ठीक है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं ना, ये इस वायरस को हेल्प करते हैं कि वो होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो सके। सो थर्ड जो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपके पास इसके अंदर एंट्री के अंदर। इट हेल्प्स द वायरस एंटर होस्ट सेल। ठीक है, ये तीनों फंक्शन इसके याद रखना, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये स्पाइक्स क्या कर रही हैं, ये स्पाइक्स आपके पास एक आईडी कार्ड के तौर पर काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्पाइक्स हैं वो क्या काम कर रही हैं आपके पास, वो मैं आपको यहाँ पर नीचे लिखवा दूँ। ठीक है, स्पाइक्स ये जो है आपके पास, ये क्या कर रही हैं इसके अंदर, बेसिकली वायरस जो होता है इन स्पाइक को यूज करता है एज अ रिकग्निजेशन टूल। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, लाइक अ आईडी कार्ड। जिस तरह आप एमडीकेट में जाते हैं तो आपसे सीएनआईसी कार्ड का पूछा जाता है, सिमिलरली वायरस जब किसी होस्ट सेल के पास जाता है तो उसको यही स्पाइक्स काम करती हैं एज आईडी कार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम कुछ वायरल डिजीज देख लेते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई हैं। और टेक्स्ट बुक के अंदर आपके पास जो है वो पोक्स वायरस को इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो इट्स बेटर कि हमें पोक्स वायरस को थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहिए। पास पेपर के अंदर भी क्वेश्चन देखे गए हैं आपके पास, यूएचएस, फेडरल, ये सारे आपके पास देते रहते हैं। तो यहाँ पर कॉमन वायरल डिजीज को देख लेते हैं। ठीक है? वैसे मैं आगे चलकर टेबल की फॉर्म में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट इज स्मॉल पॉक्स, क्योंकि ये डिटेल से पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लें आप। सबसे पहले कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो देखें। जब आप किसी प्रोफेसर की अप्रोच को जान लेते हो ना, किस तरीके से वो एमसीक्यूज बनाता है, देन इट्स वेरी इजी, चीज़ों को इजीली आप समझ सकते हैं। तो स्मॉल पॉक्स आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या है, ये एक डिजीज़ है। ठीक है, ये क्या आपके पास एक डिजीज़ है। कौन सा एजेंट है जो कि आपके पास ये स्मॉल पॉक्स काज करता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये जो एजेंट काज करता है इसका वायरस का टाइप क्या होता है, क्योंकि वो भी आपसे पूछा गया है पास्ट पेपर के अंदर, तो मे भी इस साल भी पूछा जा सकता है। सिम्टम्स, इसके कुछ फेमस सिम्टम्स होते हैं, वो भी पास्ट पेपर के अंदर देखे जा चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो मोस्टली हम बात करते हैं वो करते हैं हम सिम्टम्स के बाद वैक्सीन की, या सबसे पहले आपको वैक्सीन के बारे में इसमें बता दूंगा। ठीक है, कि वैक्सीन आपके पास एक प्रोविंस ऐसा है जिसके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, वो वैक्सीन यूज की जाती है इस डिजीज के अंदर। सबसे पहले एजेंट की बात करूंगा, तो एजेंट के अंदर आपके पास में आता है पोक्स वायरस। ये वो वायरस है जो कि ये पोक्स, स्मॉल पोक्स डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट वायरस टाइप क्या है इसका, पोक्स वायरस का, पोक्स वायरस जो होता है आपके पास वो डीएनए वायरस होता है। ठीक है, क्या ये एनवलप होता है, जी हाँ, ये आपके पास एक एनवलप्ड वायरस है। एनवलप्ड क्या होता है मैंने आपको डिटेल से बता दिया है अभी अभी। आगे चलें सिम्टम्स के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी ये डिजीज होती है तो सबसे पहले जो चीज होती है दैट इज रेज्ड फ्लूइड फील्ड लीजन्स। उस स्किन के अंदर क्या होते हैं, रेज्ड फ्लूइड फील्ड लीजन्स होते हैं। ठीक है, लाइक इस तरीके से स्किन के अंदर लाइक ऐसे आपके पास फिट्स क्रिएट हो जाते हैं, और उसके अंदर क्या हो जाता है आपके पास फ्लूइड फील हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास पोस्ट्यूल्स बनते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं पोस्ट्यूल्स। ठीक है, नहीं ये आपके पास यू होगा, ओ नहीं होगा, पिस्ट्यूल्स।
ठीक है, PUSTULES। उसके बाद आपके पास जाकर बनता है लास्ट स्टेज के अंदर पोक्स, जिसको एक बार हम देखते हैं तो स्कार्स भी लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है? इसमें जो वैक्सीन यूज की जाती है हम उसे कहते हैं वैक्सीनिया। ठीक है, वैक्सीनिया वायरस, ये यूज किया जाता है इसकी वैक्सीन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये जो सिम्टम्स है इसका मैं आपको एक डिटेल व्यू दे दूं, इसको अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इस सिम्टम में से, कितनी स्टेजेस होती हैं इन सिम्टम्स की। ये आप यहाँ पर देखना अभी अभी। तो सबसे पहले ये जो होती है आपके पास स्मॉल पॉक्स डिजीज, ये 4 स्टेज के अंदर होती है। कितनी? 4 स्टेज के अंदर। और नाउ यहाँ पर हम करते हैं स्टेज 3 और लास्ट में हम करते हैं स्टेज 4। सबसे पहले क्या होता है स्टेज 1 के अंदर? रेज्ड रेड स्पॉट्स बनने स्टार्ट कर जाते हैं। रेड राइज्ड रेड स्पॉट्स ये बनते हैं स्किन में। उसके बाद क्या होता है आपके पास? उनमें फ्लूइड फिल होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स के बाद क्या बनते हैं आपके पास? पस फील्ड होना स्टार्ट कर जाता है। पस फील्ड, पस्ट्यूल्स या पिस्ट्यूल्स बोल सकते हो आप। उसके बाद जाकर लास्ट स्टेज में बनता है आपके पास, क्या बनता है? पोक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कार्स भी बोलते हैं। तो ये आपको है ना इस तरीके से याद करने स्टेजेस, 1 बाय 1 एग्जैक्टली इसी अरेंजमेंट में याद करने हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और आपको सिंपली अरेंज के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो मेक श्योर करें ये आपको सारे स्टेजेस याद होने चाहिए, इसी तरीके से अपनी नोट्स बनाते जाएं। आगे चलता हूँ। आगे आपके पास मैंने बहुत सी चीज़ें आई थिंक बता दी थी आपको। प्लियोमार्फिक, आइकोसाइडल, ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बता दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं आपके पास और क्या चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, सारे वायरसेस को देख लेते हैं और उनके शेप, न्यूक्लिक एसिड, एनवलप, कैप्सोमर्स और कुछ फीचर्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ये जो अब मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ ना, इससे बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर बनना चाहें, ये प्रोफेसर बनाने चाहें तो बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं। काइंडली अब जो टेबल बनाने जा रहा हूँ इसको अच्छे से सुने, समझें, वो टेबल मेरे साथ बनाते जाएं नोटबुक के अंदर। ठीक है, आज का लेक्चर छोटा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वायरसेस और उसके कुछ फीचर्स जो है वो मैं आपको एक मेन टेबल के फॉर्म में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, वायरसेस के नाम बताऊंगा। उस वायरसेस के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है, उस वायरसेस के बारे में एमसीक्यूज में आपसे शेप पूछे जा सकते हैं। उसका आपके पास जेनेटिक मटेरियल पूछा जा सकता है, जिसको मैं सिंपली बोलता हूँ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है बताओ उसके अंदर एनवलप होता है या नहीं होता, वो आपको आना चाहिए। मोस्टली ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, बाकी कैप्सूमर्स देख लेते हैं इसको भी, और क्या देख लेते हैं इसके अंदर, कुछ मैं फीचर्स बताने थे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, नीचे करता हूँ। आई होप आप टेबल साथ बनाते जाएंगे। तो सबसे पहली जो वायरस यहाँ पर है आपके पास वो है पोक्स वायरस। पोक्स वायरस के बाद हम लेते हैं पोलियो वायरस को। पोलियो वायरसेस के बाद हम लेते हैं एडिनो वायरस को। एडिनो वायरस के बाद मैं लेता हूँ हर्पस वायरस को। हर्पस वायरस के बाद मैं लेता हूँ HIV को। HIV के बाद मोस्ट फेमस कोरोना वायरस। उसके बाद मैं लेता हूँ इन्फ्लुएंजा वायरस को। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के बाद हम लेते हैं बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज के बाद हम लेते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस को। ये देखिए सारे वो वायरसेस हैं जो कि मोस्टली एमसीक्यूज में आते रहते हैं। तो मैं ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता कि आपकी ये एमसीक्यूज रॉन्ग हो, तभी जाकर मैं यहाँ पर आज टेबल बनाने जा रहा हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें नोट करते रहें। अब सबसे पहले मैं शेप को लेता हूँ, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे वायरस की मैंने लिस्ट दे दी। अब इनमें से कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, शेप बताओ क्या क्या होती है। ठीक है,
तो शेप पर आते हैं। ये जो पोक्स वायरस होता है ये क्या होता है, कम्प्लेक्स शेप का होता है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है पोक्स वायरस का, इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है डीएनए। मोस्टली हम कहते हैं पोक्स वायरस क्या है, डीएनए वायरसेस है। एनवलप की बात करूं तो ये एक एनवलप वायरस होता है। कैप्सुमर्स की बात करूं तो क्या मैंने आपको कैप्सुमर्स बताए थे इसके अंदर, नहीं बताए, ना ही आपके सिलेबस में है। उसके अलावा एक चीज मैंने आपको बताई थी वो भी आप नोट कर लीजिएगा, ये जो पोक्स वायरस है वो क्या है, एक लार्जेस्ट वायरस है। क्या है आपके पास, एक लार्जेस्ट वायरस है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये आपके पास एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्मॉल पोक्स। ठीक है, आगे चलें। आगे आपके पास है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का शेप क्या होता है, वो शेप होता है, कल पढ़ा था हमने, आज अगेन बता दूं, आइकोसाहेड्रल होता है इसका शेप। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसमें, न्यूक्लिक एसिड सर आरएनए होता है। एनवलप होता है इसके अंदर, एनवलप नहीं होता। ठीक है, कैप्सुमर्स कितने होते हैं पोलियो वायरस के अंदर, कम से कम मैंने बताए थे कितने, 32 होते हैं। और ये क्या करता है, ये एक डिजीज काज करता है जिसको हम कहते हैं पोलियो। आगे चलें, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस भी आपके पास क्या है, आइकोसाहेड्रल वायरस इसका शेप होता है। उसके बाद आइकोसाहेड्रल। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है एडिनो वायरस के अंदर वो होता है डीएनए। क्या एनवलप होता है इसके अंदर, नहीं होता। कैप्सुमर कितने होते हैं इसके अंदर, 252 होते हैं। और फीचर्स का बताऊं आपको तो इसमें ये जो आपके पास एडिनो वायरस होता है ये बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, रिलेटेड टू योर लंग्स, रेस्पिरेटरी। आगे चलें, हर्पस वायरस को देख लेते हैं। हर्पस वायरस भी क्या होता है, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, आइकोसाहेड्रल। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसके अंदर, डीएनए होता है। आगे आपके पास एनवलप की बात करूं तो एनवलप इसमें होता है, बिल्कुल होता है इसके अंदर। कैप्सुमर्स की बात करें तो कितने होते हैं, 162 होते हैं। आगे चलें, ये क्या करता है आपके पास, हर्पस वायरस ये बेसिकली कोल्ड सोर्स कॉज करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, चिकन पॉक्स, ये चीज नोट कर लीजिएगा, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों डिफरेंट डिजीजेज हैं। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स की बात की जाए सो आपके पास क्या होगा, हर्पस वायरस होगा। एचआईवी की बात करूं तो ये भी इसका शेप आइकोसाहेड्रल कंसीडर किया जाता है। आगे चलें, जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें क्या होता है, आरएनए होता है। सर कौन सा आरएनए होता है, इसमें जो आरएनए होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसके अंदर। और आगे चलें, इसके अंदर मुझे बताएं क्या एनवलप होता है, क्या इसके अंदर एनवलप होता है, जी बिल्कुल होता है इसके अंदर। कैप्सुमर्स का बताऊं तो आपके सिलेबस में कैप्सुमर्स नहीं बताए गए, जस्ट जो बताए गए हैं वो ही आपको याद करने, उसके अलावा आपको याद नहीं करने। ये जो कॉज करता है ये बेसिकली इसको हम बोल रेटिरो वायरस। और आपके पास ये जो डिजीज कॉज करता है वो आप बोलते हो AIDS, इसको हम बोलते हैं एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है आगे चलकर टॉपिक है वहां पर डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस की बात करूं तो ये क्या होता है आपके पास, इसका शेप प्लियोमॉर्फिक होता है। सर प्लियोमॉर्फिक क्या होता है, लेक्चर नंबर 4 उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आरएनए की बात करूं तो आरएनए क्या होता है इसके अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इसको भी देख लें, इन्फ्लुएंजा को, दोनों सेम है आपके पास। इसका भी शेप वेरिएबल होता है तो प्लियोमॉर्फिक। इसका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, और एनवलप की बात करें तो दोनों में एनवलप प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें कैप्सोमर्स आपके सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दें इसको। बाकी आपके पास आगे चले इसके फीचर्स को देख लें। कोरोना वायरस कौन सी डिजीज कॉज करता है ये तो सबको पता होगा, कोविड-19। आगे बस नीचे आए इन्फ्लुएंजा वायरस की तरफ, ये आपके पास क्या है, फ्लू। और बस यही आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस रिलेटेड। और प्लियोमॉर्फिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसका शेप जो है वो चेंज करता रहता है, इसका शेप वेरिएबल होता है, दैट्स व्हाई वी से इट हैज द प्लियोमॉर्फिक शेप।
बैक्टीरियोफेज की तरफ जाएं तो बैक्टीरियोफेज मोस्टली आपके पास, ये आपके पास जो होता है वो कम्प्लेक्स शेप का होता है, ठीक है। और जो टोबाको मोज़ेक वायरस होता है ये हेलिकल शेप का होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखो तो मोस्टली डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए मैं यहाँ पर आरएनए दोनों मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पर नीचे टोबाको मोज़ेक वायरस आरएनए, ठीक है। नो, इसमें क्या नहीं होता, एनवलप नहीं होता बैक्टीरियोफेज के पास। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या एनवलप नहीं होता इसमें? एनवलप इसके अंदर होता है बैक्टीरियोफेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास नो। आगे चलते हैं, कैप्सोमस नहीं होते। इसके अंदर क्या होता है आपको बताया, कम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेड और टेल होती है इसके अंदर। और उसके अलावा ये जो होती है ना टोबाको मोज़ेक वायरस, ये एक प्लांट वायरस है। इसका शेप के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि इसका शेप जो होता है वो रॉड शेप हम कंसीडर करते हैं। हेलिकल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। एनी हाउ, अगर एमसीक्यूज आप चाहते हो कि इस चैप्टर, इस टॉपिक में से एक भी रॉन्ग नहीं हो, तो आप काइंडली इस टेबल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जी, मैं यहाँ पर आप कहते हैं तो मेंशन कर देता हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये, ठीक है। आगे चलें। कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर इंपॉर्टेंट ईयर्स और साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, तो मैं वो आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मोस्टली ईयर को लेकर, साइंटिस्ट के नाम को लेकर कंफ्यूजन होती है एमडीकेट के दिन, तो वो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लें, ये लोड हो जाए। तो यहाँ पर मैं बेसिकली कुछ हिस्टोरिकल डिस्कवरीज के बारे में आपको बता दूँ। सबसे पहले आपके पास बैक्टीरियोफेज के बारे में। मैं दो बार क्यों लिख रहा हूँ आपको पता है, 1915 और 1917, ठीक है। लास्ट में स्मॉल पॉक्स के बारे में एक पॉइंट मुझे बतानी है, स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेट हो गया, कब खत्म हो गया, वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं ईयर लिखूंगा, और यहाँ पर मैं उन साइंटिस्ट के नाम लिखूंगा जिन्होंने अपना रोल प्ले किया इनके अंदर, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 1915 के अंदर ये बैक्टीरियोफेज डिस्कवर किया था किसने? टॉट ने बेसिकली फेजेस के बारे, फेजेस डिस्कवर किए थे। बट बैक्टीरियोफेज 1917 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हैरी ली। कंप्लीट नाम लिखूं तो डी हैरी ली बोलते हैं। इसने बेसिकली नाम दिया था बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेट हुई थी, ये भी मोस्टली पास पेपर के अंदर देखा जा चुका है। 1980 में ये इरेडिकेट हुई थी, और ये बेसिकली WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपके पास बताया था, ठीक है। ये तीनों पॉइंट अगर आपको रियली में एमडी के क्रैक करना है तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हर चीज के कंसिक्वेंसेस होते हैं। आगे चलते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोस्टली ये टॉपिक आपके पास यहाँ तक एंड हुआ। एमसीक्यूज देखते हैं कितने आप इंटेलिजेंट बन चुके हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, विच स्टेटमेंट अबाउट वायरस मॉर्फोलॉजी इज करेक्ट। कल का लेक्चर नंबर 4, मैं आपको ये चीज़ बता दूं यहाँ पर भी, लेक्चर नंबर 4 और आज का लेक्चर मिलाकर, ठीक है, इन दोनों से ये मैंने एमसीक्यूज आपको दिए हैं। जो भी आपने पढ़ा है कभी भी बाहर से नहीं आता, मेरे लेक्चर के अंदर कभी भी बाहर वाली चीज़ें एमसीक्यूज के तौर पर नहीं आती। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं अब वो आप देखो, क्या किया आपने, क्या आपने समझी है अच्छे से, ऑनेस्टली, वो अब पता चलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट वायरस मॉर्फोलॉजी इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट वायरस मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड सही है? फर्स्ट पॉइंट देखें, क्या है? ऑल वायरसेस हैव आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। क्या जितने भी वायरस है दुनिया के अंदर सबके पास एक ही सिमेट्री होती है? नो। डी ऑप्शन देखें, हेलिकल वायरसेस आर ऑलवेज एनवलप। क्या सारे हेलिकल वायरसेस एनवलप होते हैं? नो। बी ऑप्शन देखें, बैक्टीरियोफेज हैव हेलिकल हेड एंड पॉलीहेड्रल टेल। क्या ये चीज मैंने आपको बताई थी? क्या ये चीज मैंने आपको बताई थी? नहीं।
बैक्टीरियोफेज के बाद बैक्टीरियोफेज के पास पॉलीहेड्रल हेड होता है, हेलिकल हेड नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ये काम खराब कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन बनेगा आपके पास, दैट आइकोसाहेड्रल viruses have 20 triangle faces। ठीक है, आगे चलें एमसीक्यू नंबर 2। बैक्टीरियोफेज were discovered independently by Tisch। हाँ जी, क्या होगा राइट ऑप्शन? पास्चर एंड कोच इन 1885। ये चीज मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो पास्चर एंड कोच नहीं होगा यहाँ पर, फ्लेमिंग तो है ही नहीं, एवन उसके यहाँ पर नहीं है। बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा है, दो चीज़ आपको बताई थी, माइंड मैप भी बनाया था कि 1915 टॉर्ट अंकल एंड डी हरीली अंकल, इन दोनों ने इस पर काम किया था। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? एग्जैक्टली द बी ऑप्शन। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3, दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम दैट। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसके अंदर होता है सर? एचआईवी के अंदर होता है। क्या काम करता है? ये काम बेसिकली करता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। ये चीज मैंने आपको बताई थी, माइंड में बनाकर भी बताई थी और स्ट्रक्चर भी बनाकर बताया था, पॉइंट भी लिखवाई हैं। अगर अभी भी नहीं आता तो काइंडली खुद को शाबाशी दें। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? बी ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4, व्हिच वायरस कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या जितने भी आरएनए वायरसेस है सबके पास होता है? नहीं। जब भी आपके पास ये चीज आ जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, तो दो चीजें याद किया करें। कौन सी? एक रेटिनो वायरस और दूसरा क्या होता है? हेपाटाइटिस बी वायरस। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, जिन्होंने अच्छे से लेक्चर सुना है वो ही राइट ऑप्शन देंगे, अदरवाइज बाकी सब ट्रेलर की तरह देखते रहेंगे। एमसीक्यू नंबर 5, द हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज। अभी भी बताया, जो हेड होता है बैक्टीरियोफेज का वो पॉलीहेड्रल होता है, उसके पास मेनी साइड्स होती हैं। एमसीक्यू नंबर 6, द पोलियो वायरस हैज हाउ मेनी कैप्सोमर्स। पोलियो वायरस के पास कितने कैप्सोमर्स होते हैं? ठीक है, वो मैंने आपको बताया 32 कैप्सोमर्स होते हैं। 162 किसके पास होते हैं? 162 ये ना, मैंने आपको एक पेज दिया था नोट्स बनाकर। ठीक है, नोट्स बनाकर सारे पेजेस दिए थे कल के लेक्चर के अंदर, वहां पर मैंने उस पेज को डिनोट करके यहाँ पर बताया है कि पोलियो वायरस जो आपने पढ़ा उसके अंदर कितने कैप्सोमर्स होते हैं? वो होते हैं 32। ठीक है, हर्पस के अंदर कितने होते हैं? 162। एडिनो के अंदर कितने होते हैं? 252। एमसीक्यूज नंबर 7, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स ऑन वायरल एनवेलप फंक्शन 2। 3 काम करती है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। क्या क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है, उसके अलावा अटैचमेंट करती है और एंट्री करती है। सो RAR, सॉरी इसको इस तरीके से याद किया करो, REA। ठीक है, रिया रिया। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? 3 काम करती है आपके पास, रिकग्नाइजेशन, उसके अलावा आपके पास इसमें आता है अटैचमेंट एंड एंट्री आता है। तो ये क्या करती है आपके पास? बेसिकली बी ऑप्शन होगा इसके अंदर। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। स्मॉल पॉक्स कौन काज करता है? इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्मॉल पॉक्स जो कॉज करता है आपके पास होता है पोक्स वायरस। जी सर, पोक्स वायरस होता है। क्या पोक्स वायरस डीएनए एनवेलप होता है? डीएनए एनवेलप नहीं बताया था मैंने। क्या मैंने आरएनए बताया था? मीन आप अच्छे से लेक्चर नहीं देख रहे। और ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, 1 साल ही होता है, 1 साल के बाद आपके पास मोस्टली एमडीकेट होता है, और एमडीकेट में तकरीबन 3, 4, 6, 5 मंथ रह गए हैं। और अगर अभी से नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ही पढ़ोगे आप। ठीक है, फिर देखते रहना दूसरों को व्हाइट कोट हाथ में लेते हुए। स्मॉल पॉक्स इज कॉज बाय। स्मॉल पॉक्स कौन काज करता है आपके पास? डीएनए वायरस काज करता है, जिसको हम कहते हैं पोक्स वायरस। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी हुई है। ये जो पोक्स वायरस होते हैं क्या होते हैं आपके पास? ये बेसिकली एक एनवेलप वायरस होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। आगे चलें, एमसीक्यू नंबर 9, द सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स प्रोग्रेस इन विच ऑर्डर। जो मैंने आपको एक अरेंजमेंट बताई थी कि जो सिम्टम्स होता है किस किस स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज क्या होता है, वो सारी मैंने बताया था। तो स्मॉल पॉक्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है आपके पास? रेड स्पॉट रेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं आपके पास? वेजिकल बनते हैं, और वेजिकल के बाद क्या बनते हैं? पिस्ट्यूल्स बनते हैं। पिस्ट्यूल्स के बाद बनते हैं स्कार्स, जिसको हम पोक्स भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। आगे देखें, एमसीक्यू नंबर 10, व्हिच शेप इज नॉट
mentioned as a virus from this page. उन्होंने ऑप्शन मिस कर दिए इसके अंदर, इसको ऑप्शन इन्होंने नहीं दिए यहाँ पर। बेसिकली इनको टेबल बनानी थी, वो टेबल इन्होंने मिस कर दी है। तो इस MCQ नंबर 10 को क्रॉस लगा दें। आगे चलें, MCQ नंबर 11, अ वायरस विथ 20 ट्रायंगल फेसेस वुड बी क्लासिफाइड एज, अ वायरस जिसके पास 20 ट्रायंगल फेसेस होते हैं, हम उसको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं? तो मोस्टली हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं किस तरीके से, या हेलिकल से, आइकोसाइडल, कम्प्लेक्स, रॉड शेप, तो मोस्टली आइकोसाइडल। आगे देखें, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट वायरल एनवेलप इज ट्रू? तो जो वायरल एनवेलप होते हैं उनके बारे में ए ऑप्शन कह रहा है कि ऑल वायरसेस हैव एनवेलप। हमने कुछ ऐसे वायरसेस भी देखे हैं जिनके पास एनवेलप नहीं होता, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग है। बी ऑप्शन देखें, एनवेलप वायरस एनवेलप आर ड्राइव फ्रॉम वायरल प्रोटीन ओनली, ये चीज रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वायरल एनवेलप होता है वो ड्राइव होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल से। सी ऑप्शन देखें, envelopes contain glycoprotein spikes for host recognition, ठीक है। डी ऑप्शन देखें, एनवेलप्ड वायरस आर ऑलवेज आइकोसाइडल, कुछ वायरस हमने ऐसे भी देखें जो आइकोसाइडल नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? वो होगा आपके पास सी ऑप्शन। लाइक HIV के पास एनवेलप होता है, उस एनवेलप में क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, जो कि उस होस्ट सेल को जानने के लिए, उसको रिकग्नाइजेशन करने के लिए होते हैं, ठीक है। आगे देखें, आगे आपके पास कुछ भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर किसी को कोई क्यूरीज हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और एक लास्ट अनाउंसमेंट मुझे करनी थी कि जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, काइंडली वो ज्वाइन करें। और डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं इस चैनल पर, प्रीमियम क्वालिटी के, जो हमारे पेड है वही हम यहाँ पर भी लाइव चला रहे हैं, ताकि आप सब उसको अच्छे से समझ सकें। जस्ट इसी साल आपके पास चांस है कि खुद को बदलो। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे, कोई भी चीज़ आपको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि खुद को चेंज करो, खुद को बदलो। अगर कल आपने जस्ट 3-4 घंटे स्टडी की है, तो कोशिश करो नेक्स्ट दिन आप 1 घंटा और पढ़ो, 30 मिनट्स और पढ़ो, खुद को डेली 1% बेटर बनाते जाओ। दिस इज द राइट स्ट्रेटजी विच आई फॉलोड एंड स्टिल मैं अभी भी अपनी लाइफ पर फॉलो कर रहा हूँ। इवन जब कोई भी मुझे गेस्ट के तौर पर बुलाता है, तब भी मैं वहां पर ऑडियंस को यही बताता हूँ कि कीप फॉलो दिस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो मेक श्योर करें दीज ऑल थिंग्स आर वेरी बी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको। और इस तरीके से आज तक कोई नहीं बताता आपको, ठीक है। चेक कर लें पूरे पाकिस्तान के कंटेंट, चेक कर लें आप, अगर यकीन नहीं आ रहा, ठीक है। किसी के क्यूरीज हो तो काइंडली पूछें। अगर कोई डाउट हो तो जितनी भी बच्चियां हैं और बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए एक सेपरेट सा डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। उस रूम को ज्वाइन करें, बिल्कुल नो कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है इसका। एक कॉस्ट है कि आपको सीरियसली चलना पड़ेगा, ऐसी कोई गलत बात नहीं करनी वहाँ पर, जस्ट पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आपको करनी होंगी। और ये आपके पास चांसेस मिलते हैं कुछ टाइम के लिए, आगे जाकर में भी आपके पास ये चांसेस ना मिलें, तो कोशिश करें अभी इस चांसेस से फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, ठीक है। जितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उन सबको फेंक दे किसी डस्टबिन के अंदर, और ऑलवेज सेट टू बी यू। हमेशा खुद को ये बोलते रहें कि आई एम द गुड, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो जब आप खुद को बोलते हैं ना, द कॉन्शियस माइंड विल बी कन्वर्टेड इन रियलिटी। तो वो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो मोस्टली इस चीज़ को रियल समझना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दुनिया तो कहती रहेगी, उसका काम ही यही है आपको गलत बोलना, आपको ये चीज़ें कहना कि जिससे आप डीमोटिवेट हो और यू जस्ट गिव अप। बट आपको ऐसा नहीं करना, इट्स अ ट्रैप। एंड मैं इस ट्रैप से बाहर निकल कर आया हूँ, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहें और काइंडली ये लेक्चर दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जितना जल्दी ज्वाइन कर सकें ज्वाइन कर लें। ओपन सोर्स के लेक्चर आपके पास पड़े हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज जस्ट 3 से लेकर 4 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन एक दिन लाखों की तादाद में बच्चे देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू राइज एंड शाइन। अल्लाह हाफिज़।
है।